अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरा फैमिली कैट। मेरा नाम डॉक्टर सैयद रुमान अमजद है। वन शॉट लेक्चर सीरीज़ में आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर डिस्कस करना है। इसमें फैराडेज लॉ, लेंज़ लॉ एंड ट्रांसफार्मर्स हमारे तीन मेजर टॉपिक्स हैं जो कि पीएमडीसी के सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड फॉर दैट द सिलेबस सेज दैट आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सिर्फ स्टेट कर देना है, उसकी स्टेटमेंट याद कर लेनी है, नहीं। जब भी हम कोई क्वांटिटेटिव लॉ, ये फैराडेज लॉ क्वांटिटेटिव लॉ है ना, जिस तरह न्यूटन का सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव लॉ है, यानी कि उसमें एक फॉर्मूला है, यूनिट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव लॉ है। तो जब भी हम कोई क्वांटिटेटिव लॉ स्टेट करते हैं, हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हम उसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं, उसका एक फार्मूला होता है वो भी पढ़ते हैं, हम उस फार्मूले का यूजेज, उस फार्मूले के डिफरेंट फॉर्म्स और उस फार्मूले में जो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसके यूनिट्स वगैरह दिखते हैं, एंड दैट्स इट। जिस तरह न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स की क्वांटिटी को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब किया गया था, तो उसका यूनिट हमने न्यूटन उसके साथ पढ़ा। तो इस तरह फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है, उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता क्या है बेसिकली? दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर। कि आपने किसी भी कंडक्टर में अगर ईएमएफ इंड्यूस करवानी है तो आपको उसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज करवाना पड़ेगा। जब भी किसी कंडक्टर या किसी लूप या किसी वायर या किसी सोलेनॉइड कॉइल जो भी है जिसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस करवा रहे हैं, उसके अक्रॉस जब भी आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करवाई तो वो कितनी होगी, क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर रहा है फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ कह रहा है कि वो इतनी होगी जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। ठीक है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या है? चेंज इन फ्लक्स। डेल्टा टी चेंज इन टाइम, सो चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कितने वेबर्स पर सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उतने ही वोल्ट्स ईएमएफ होगी। ठीक है, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये लेंज़ लॉ को डिस्क्राइब करता है, वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? पहली चीज, नेगेटिव साइन क्यों होता है इसमें, लेंज़ लॉ। दूसरी चीज, ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना होगा वेबर पर सेकंड में उतना ही वोल्ट्स में ईएमएफ होगी। और एक और चीज क्या पता चली, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। वोल्ट इज इक्वल टू वेबर पर सेकंड। एक और एमसीक्यू पॉइंट ये भी आता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और ऑप्शन में होता है कूलम पर सेकंड, जाउल पर कूलम, वेबर पर सेकंड एंड बोथ बी एंड सी। तो आप बोथ बी एंड सी लगाते हैं क्योंकि जाउल पर कूलम भी वोल्ट का यूनिट है, वेबर पर सेकंड भी वोल्ट का यूनिट है। ठीक है, अगर उस कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न है तो आप यहां पर इसके साथ n ऐड कर देंगे, तो n जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 4 5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसके आगे आप ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब डेल्टा फाई को फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। कैसे फाइंड करेंगे? आपको इनिशियल फ्लक्स में से फाइनल फ्लक्स में से इनिशियल फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास डेल्टा फाई आ जाएगा। जितने टाइम में ये फ्लक्स फाई 1 से फाई 2 हुआ है वो भी आपको गिवन होगा, नीचे लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, अब कभी कभार ऐसा होता है कि फ्लक्स चेंज इस वजह से नहीं हो रहा होता कि नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज इस वजह से हो रहा होता है कि एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, राइट। फ्लक्स अगर हमने फाई चेंज करना है, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, या तो हम एरिया चेंज कर दें, या ये एंगल थीटा चेंज कर दें। इन तीनों तरीकों से फ्लक्स चेंज किया जा सकता है। बारी बारी हम सबको देखने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एरिया चेंज किया जाए तो फिर फैराडेज लॉ की क्या फॉर्म बनेगी। n इज इक्वल टू डेल्टा फाई की जगह हम लिख रहे हैं बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया। क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है कि एक कॉइल रखी हुई है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर सी कॉइल है और उसका एरिया बढ़ना शुरू हो गया है या कम होना शुरू हो गया है। जितना भी बढ़ा है जितना भी कम हुआ है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, जितने टाइम में बढ़ा या कम हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। और साथ बी से और एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है। ठीक है, अब आपको फाइनल एरिया पता होना चाहिए, इनिशियल एरिया पता होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करके भी डेल्टा ए फाइंड कर सकते हैं, जितना टाइम होगा वो लिखेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफन इस तरह क्वेश्चन नहीं आता, आपको क्वेश्चन आता है जब आपको डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी दिया गया होता है। द क्वेश्चन इज के द एरिया ऑफ द कॉइल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी कि डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी आपको गिवन होता है। साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन होती है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर हो तो दिए होते हैं, और आप ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको फाइनल एरिया इनिशियल एरिया दिया होगा
और आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। कभी कभार फाइनल और इनिशियल एरिया नहीं दिया होगा, आपको कहा होगा कि वो सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 2 मीटर्स है, तो आपने फिर पाई आर स्क्वायर से उसका एरिया फाइनल वाला और इनिशियल वाला फाइंड करना होगा, एंड देन यू कैन यूज दैट। ठीक है, ये हमने एरिया चेंज करने से जब फ्लक्स चेंज हुआ वो पढ़ लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से भी फ्लक्स चेंज होता है और थीटा चेंज करने से भी होता है, उसका केस देखते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, कॉइल का एरिया सेम है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है, तो आपका फॉर्मूला होगा फैराडेज लॉ का, एंड डेल्टा बी ए ओवर डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा बी के कितनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड में से इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कॉइल के एरिया से, डिवाइड करेंगे जितने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल से फाइनल हुई, एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स इफ एनी, यू कैन फाइंड द ईएमएफ। इसका भी क्वेश्चन इस तरह बहुत कम ही आता है, आपको मोस्ट ऑफन ऐसा ही आएगा कि आपको ये डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी दे दिया जाएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल 2 टेस्ला पर सेकंड है, 4 टेस्ला पर सेकंड है, उसको इसकी जगह पुट करेंगे, एरिया गिवन होगा या नहीं गिवन होगा तो रेडियस गिवन होगा, फाइंड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स एंड यू कैन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या था कि एंगल चेंज हो जाए, यानी कि कॉइल रखी हुई है, ना उसका एरिया बढ़ रहा है घट रहा है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है घट रही है, लेकिन कॉइल का एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है, यानी कि कॉइल रोटेट कर गई। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपने यहां पर डेल्टा बी ए कॉस थीटा लिखना है। डेल्टा बी ए कॉस थीटा का क्या मतलब है कि इस क्वांटिटी का डेल्टा, यानी इस क्वांटिटी का चेंज, यानी कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा 2 लिख देंगे माइनस बी ए कॉस थीटा 1 लिख देंगे कि रोटेट होने के बाद वाला एंगल, रोटेट होने से पहले वाला एंगल, कि कॉइल पहले जिस एंगल पर थी अब रोटेट होके जिस एंगल पर पहुंची है, यहां पर कितना फ्लक्स था, यहां पर कितना फ्लक्स था। ठीक है, इनिशियल फ्लक्स और ये फाइनल फ्लक्स, ये आपने फाइनल में से इनिशियल फ्लक्स माइनस कर दिया, या आपने डेल्टा फाई कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्न से, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नेगेटिव साइन आएगा और यहां पर आप एप्सिलॉन लिख देंगे। दिस विल बी योर फार्मूला इन दैट केस। ये हम सारों की बारी बारी एक एक क्वेश्चन करते हैं ताकि पता चल जाए कौन सा फार्मूला किस जगह पर कैसे यूज होता है। और एक और तरीका ये है जो मैंने अभी बताया, इफ द कॉइल इज रोटेटिंग, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा फाई की जगह डेल्टा बी ए कॉस थीटा लिखेंगे, फाइनल फ्लक्स में से इनिशियल फ्लक्स माइनस करेंगे, ये दोनों एंगल्स आपको गिवन होंगे एंड यू कैन फाइंड इट। या आप बी ए को कॉमन लें तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हम यूज करके देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं फ्लक्स को। फ्लक्स बी से भी चेंज हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करें, फ्लक्स एरिया चेंज करने से भी चेंज हो सकता है, फ्लक्स एंगल चेंज करने से भी चेंज हो सकता है, और इन दोनों तीनों में से कुछ भी अगर चेंज करेंगे, कहाँ कहाँ फैराडेज लॉ कैसे कैसे अप्लाई होगा, हमने तीनों फार्मूलाज देख लिए। इन तीनों फार्मूलाज को अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू दिस वेज ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। पहला क्वेश्चन है, एक कॉइल है, उसके 100 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, उसके ऊपर जो फ्लक्स है दैट इज 20 मिलीवेबर्स, दिस इज द फाई। इफ दिस फ्लक्स इज रिवर्स्ड, अब ये देखें रिवर्सल ऑफ फ्लक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ थी कॉइल के थ्रू और 20 मिलीवेबर का फ्लक्स था, तो अब फ्लक्स रिवर्स होने का क्या मतलब है कि फ्लक्स अब भी 20 मिलीवेबर ही है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब उस तरफ हो गई हैं, तो हम इसको नेगेटिव 20 मिलीवेबर कहेंगे। ठीक है, तो ये इनिशियल फ्लक्स इज 20 मिलीवेबर एंड फाइनल फ्लक्स फाई 2 इज नेगेटिव 20 मिलीवेबर। इसका फ्लक्स रिवर्स होने का ये मतलब है। कितने टाइम में ये रिवर्स हुआ है, डेल्टा टी क्या है, 2 मिली सेकेंड्स, एंड यू हैव टू फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होने वाला फॉर्मूला फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी कैन फाइंड आउट इजीली। ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव 100 टर्न्स है मल्टीप्लाइड बाय फाइनल फ्लक्स इज नेगेटिव 20, इनिशियल फ्लक्स इज 20। ठीक है, फाइनल फ्लक्स नेगेटिव 20 माइनस इनिशियल फ्लक्स विच इज 20 डिवाइडेड बाय टाइम इज 2 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये भी मिलीवेबर है, ये भी 2 मिली सेकेंड्स है, तो मैं मिली ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में कैंसिल कर रहा हूं। आई डोंट नीड टू राइट दैट 10⁻³ फॉर मिली, उसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो -100 मल्टीप्लाइड बाय -20 -40 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैं उड़ा देता हूं इन दोनों नेगेटिव साइंस को। 220 इज 40, 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 2000 वोल्ट्स। सो 2000 वोल्ट्स का ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पर, एंड वी विल सेलेक्ट बी ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्या क्वेश्चन है, अ लूप ऑफ 5 टर्न्स
नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, बी आपको गिवन है एरिया ऑफ द लूप श्रिंक्स, अब यहां पर एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपको क्या गिवन है, ये आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम गिवन है, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, ये मैं फाइंड करनी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वाला आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, बी की जगह 0.5, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, सो नेगेटिव 5 टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 50, 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 25। अब ये नेगेटिव साइन जो है फैराडेज लॉ में मोस्ट ऑफन हम नहीं लिखते, इग्नोर करते हैं, आपके ऑप्शन में भी कहीं नेगेटिव साइन लगी है, सो 25 वोल्ट्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सर्कुलर लूप ऑफ 10 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, हैविंग अ रेडियस ऑफ 2 मीटर्स इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 टेस्ला पर सेकंड। अब ये आपको क्या गिवन है, ये आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, सर्कुलर लूप है, तो आप यहां से एरिया फाइंड कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर के मुताबिक। सो पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 4 पाई इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, इसको भी पाई की फॉर्म में रहने दें। ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करें तो फॉर्मूला वो वाला यूज करेंगे जिसमें डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी होगा, सो डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला पर सेकंड आपको गिवन है, नेगेटिव नंबर ऑफ टर्न्स इज 110, delta B over delta T is 2 Tesla per second and area is 4 pi. So 10 multiplied by 2, 20, 20 multiplied by 4 is 80. EMF is equal to negative 80 pi volts. नेगेटिव साइन अगर ऑप्शन में है तो उसको प्रेफर करेंगे, अगर सारे ऑप्शंस पॉजिटिव में है तो यू शुड प्रेफर द पॉजिटिव वन, 80 पाई वोल्ट्स। अब एक और क्वेश्चन है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2 मीटर्स, एक स्क्वायर लूप है इस तरह की और इसकी एक साइड जो है वो 2 मीटर्स की है, तो दूसरी साइड भी ऑफ कोर्स 2 मीटर्स की होगी क्योंकि स्क्वायर है, और इसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हिच विल बी 4 मीटर स्क्वायर, ये आपने एरिया फाइंड कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है 10 टेस्ला, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है, इसको रोटेट किया है आपने एंड इट इज रोटेटेड थ्रू अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। क्वार्टर सर्कल का क्या मतलब है कि अगर पहले लूप का एंगल यहाँ पर 0 डिग्री था, हमने रोटेट करके उसको 90 डिग्री तक हम उसको ले आए हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस तरफ है और लूप उसके सामने इस तरह रखी थी तो लूप का वेक्टर एरिया इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ है, एंगल 0 है, और लूप रोटेट करके इतनी रोटेट की है कि वो वेक्टर एरिया जो था वो रोटेट करके 90 पर आ गया, क्वार्टर सर्कल हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इनिशियल एंगल 0 डिग्री है और फाइनल एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय रोटेटिंग थ्रू अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। तो इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल पता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता है, एरिया पता है, आपने ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करनी है तो आप इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स फाइंड कर लें और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, यू कैन इजीली फाइंड आउट। सो हमारे पास फार्मूला क्या है, ये हमने पीछे पढ़ा है कि जब लूप रोटेट कर रही हो तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। सो ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर ऑफ टर्न्स, कुछ भी नहीं है, एक ही सिंगल लूप है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है 10 है, उसके बाद एरिया कितना है 4 है, उसके बाद cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। cos थीटा 2 यानी कि cos 90 0 होता है, माइनस cos थीटा 1 यानी कि cos 0 वो जो कि 1 होता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये सब कितने टाइम में हुआ है, ये सब 2 सेकंड में हुआ है। डिनोमिनेटर में आप 2 लिख देंगे, 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, इस माइनस 1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 10 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जार 4, 10 2 जार 20, सो 20 वोल्ट्स इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। तो अब हमने तीनों तरीके देख लिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तब कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, एरिया चेंज हो कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, थीटा एंगल चेंज हो यानी कि कॉइल रोटेट कर रही हो तब कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज ऑल दिस जो हमने पढ़ा है, बहुत सारे तरीके हैं ईएमएफ को इंड्यूस करने के। हमने कहा आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, आप ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा, आप एरिया चेंज करें उससे भी फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, आप एंगल थीटा चेंज करें उससे भी फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो कुछ भी कर करा के आप इन तीनों चीजों को चेंज करके मेन जो चीज कर रहे हैं वो फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 तरीकों से। एक ब्रॉडली हम जब क्लासिफाई करते हैं तो एक तरीका होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ,
और दूसरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाम से जाहिर है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसमें कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो मैग्नेट हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है, कॉइल हो सकती है, वो दोनों आपस में रिलेटिव मोशन में होते हैं। या कंडक्टर मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा है या मैग्नेट कंडक्टर की तरफ, कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन है, तो हम उसको डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। अगर कुछ मोशन नहीं है, कंडक्टर भी रेस्ट पर है और मैग्नेट भी अपनी जगह पर रेस्ट पर है, तो हम उसको कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, सो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के एग्जांपल्स क्या हैं कि आपके पास एक वायर थी और आपके पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, आपने वायर को मैग्नेट के पोल्स के बीच में लेकर आ गए, फिर बाहर निकाल के लेकर चले गए, फिर अंदर लेकर आ गए, तो उस वायर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि आप उसको बार बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और बाहर लेकर जा रहे हैं, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और रिलेटिव मोशन भी है, तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। मूविंग अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल, आपके पास कॉइल है, आप मैग्नेट उसके अंदर लेकर जा रहे हैं, बाहर लेकर आ रहे हैं, रिलेटिव मोशन है और फ्लक्स चेंज हो रहा है, करीब आने पर फील्ड बढ़ती है, दूर आने पर फील्ड जो है वो कम होती है थ्रू दिस कंडक्टर, थ्रू दिस कॉइल। तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। या आप किसी कॉइल को रोटेट करें मैग्नेटिक फील्ड में, या आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टॉर्ट करें। डिस्टॉर्ट करने का क्या मतलब है, कॉइल सर्कुलर सी कॉइल थी, आपने खींच कर उसको बड़ा कर दिया तो उसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ता है यहाँ पर। ठीक है, इसका भी हमने अभी एमसीक्यू किया कि एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होगा, आपने बेसिकली कॉइल को डिस्टॉर्ट किया, उसकी शेप चेंज कर दी है। ठीक है, तो इसमें भी ये भी डायनामिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्योंकि मोशन है। स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है कि आपने कॉइल को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, कॉइल भी रेस्ट पर है, बाहर जो मैग्नेट रखा हुआ है वो भी रेस्ट पर है, लेकिन वो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं हम, और हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज की, फ्लक्स चेंज किया, विदाउट मोशन हमने फ्लक्स चेंज कर लिया, और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की एग्जांपल हमने ये पढ़ ली। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसमें एक कॉइल को हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ते हैं और उसके अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, कोई मोशन नहीं है, स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल इकट्ठे रखे हैं, प्राइमरी कॉइल के साथ एसी सोर्स लगा हुआ है, सेकेंडरी कॉइल में उसका फ्लक्स लिंक होता है, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होती है, मोशन कोई नहीं है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, तो ये भी आपको डिफरेंस इन दोनों का आना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को। अगर आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है उस केस में क्या है, अगर आपके पास एक कॉइल है जिसको रोटेट कर रहे हैं उस केस में क्या है। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है और आप उसको रिलेटिव टू मैग्नेट मूव कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन मैटर करेगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैटर करेगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड मैटर करेगी। इसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव VBL साइन थीटा। कि आपके पास एक कंडक्टर है, आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव करवा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी जो लेंथ है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड को। और ये एंगल डिपेंड करता है, आपने अगर उसको परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो ये साइन थीटा का फैक्टर नहीं होता। वेल, मोशनल ईएमएफ इज नॉट एक्सप्लिसिटली इन आवर सिलेबस, बट आपको स्टिल ये फार्मूला हल्का सा आना चाहिए। हो सकता है इसका अगर आउट ऑफ सिलेबस आए भी तो क्लोजेस्ट इसी तरफ से ही आपको एमसीक्यू आ सकता है। तीन फैक्टर्स हैं ये मैटर करते हैं, तीनों को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बढ़ जाएगी। कॉइल अगर रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके लिए फार्मूला आपके पास होता है EMF इज इक्वल टू N ओमेगा AB साइन थीटा। ये अल्टरनेटिव करंट जनरेटर का फार्मूला है, वो भी हमारे सिलेबस में पूरा टॉपिक नहीं है, बट आपको फार्मूला ये आना चाहिए। सो नंबर ऑफ टर्न्स अफेक्ट करेंगे, पहला फैक्टर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अफेक्ट करेगी, दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ द कॉइल अफेक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अफेक्ट करेगी, और साइन थीटा। मोस्ट ऑफन हम ये साइन थीटा की जगह, अगर परपेंडिकुलर से हमने स्टार्ट किया है, मैक्सिमम ईएमएफ अगर इंड्यूस की बात करें तो उस वक्त ये साइन थीटा खत्म हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो ईएमएफ इंड्यूस की जा सकती है दैट इज N ओमेगा AB। ये कौन सा पॉइंट है, जब ये साइन थीटा में थीटा की जगह 90 डिग्री होगा, यानी कि जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, उस वक्त मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसके अलावा जब वो कॉइल कहीं और रोटेट करेगी तो ये थीटा फिर 90 नहीं होगा और ईएमएफ मैक्सिमम वाली ईएमएफ से कम होगी। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को। इंड्यूस्ड करंट, अब ईएमएफ का जो फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, वोल्टेज की जगह ईएमएफ लिख दिया, ओम्स लॉ। इस वोल्टेज की जगह ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर पुट कर दिया, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एंड इसको रीअरेंज करेंगे, यू गेट दिस फार्मूला। सो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स divided by resistance also. So induced current also depends on resistance. Induced EMF does not depend on resistance. This is an MCQ point. अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंड्यूस्ड करंट को, वो सारे के सारे फैक्टर्स
जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को अफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे इंड्यूस्ड करंट को भी अफेक्ट करेंगे, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो इस स्लाइड में सिर्फ रेजिस्टेंस मजीद ऐड की गई है, बाकी सारे फैक्टर्स वही हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले हैं। इंड्यूस्ड चार्ज, अब हमने करंट का फॉर्मूला तो पढ़ लिया, करंट इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी टाइम्स रेजिस्टेंस। करंट को जब चार्ज से रिलेट करते हैं द फॉर्मूला इज दिस, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बेसिकली फॉर्मूला यही होता है कि करंट इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, इसी को रीअरेंज करके टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो करंट की जगह हमने करंट का फॉर्मूला लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल एंड वी हैव this formula for induced charge. So induced charge is equal to negative of delta phi divided by resistance. नोट के इसके डिनोमिनेटर में डेल्टा टी नहीं है, सो हम कहते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो डेल्टा टी पर, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव मोशन अफेक्ट नहीं करेगी। आप एक कंडक्टर को और आप कॉइल को और मैग्नेट को जल्दी जल्दी मूव करवाएं या स्लो स्लो मूव करवाएं, इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पर इफेक्ट पड़ेगा, इंड्यूस्ड करंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंड्यूस्ड चार्ज इस चीज पर डिपेंड ही नहीं करता कि आपने कम टाइम में मूव करवाया, जल्दी जल्दी फास्ट मूव करवाया या ज्यादा टाइम में मूव करवाया, स्लोली मूव करवाया, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क पड़ता है कि कितना फ्लक्स चेंज हुआ, कितने टाइम में हुआ, जल्दी हुआ कि आहिस्ता हुआ, डज नॉट मैटर। ठीक है, प्लस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो हम वो सारे के सारे फैक्टर्स इंड्यूस्ड चार्ज, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड चार्ज में लिखेंगे जो कि इंड्यूस्ड करंट में है, लेकिन स्पीड को हम हटा देंगे। यहाँ पे स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन को हटा देंगे और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को हटा देंगे। बाकी सारे के सारे फैक्टर्स होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक हो गया, दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ सेकंड मेजर टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस, पीएमडीसी का सिलेबस आपके सामने है, वो है लेंज़ेस लॉ। अब इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पीएमडीसी के सिलेबस में क्या है? यू शुड अकाउंट फॉर लेंज़ेस लॉ टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी कि आपको लेंज़ेस लॉ अप्लाई करना आना चाहिए, एंड रिलेट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वो कैसे रिलेट करता है। दूसरा जो चीज है ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, सिर्फ एक दो लाइनें आपको कॉन्सेप्ट की आनी चाहिए। पहला जो कॉन्सेप्ट है ये कंसेप्चुअल है, ये आप प्रैक्टिस से बार बार करने से आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम केसेस हैं लेंज़ेस लॉ के, मशहूर केसेस, वो सारे इसी वन शॉट लेक्चर में आपको करवा दूं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाए। ठीक होगा। सो लेंज़ेस लॉ कहता क्या है? लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट नॉट ईएमएफ अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। जो भी कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट उसको अपोज करेगा। अब हमने पीछे पढ़ा कि कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? फ्लक्स का चेंज होना। सो अगर फ्लक्स का चेंज होना इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल अपोज दैट कॉज, यानी इंड्यूस्ड करंट विल अपोज चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ये है चेंज इन फ्लक्स, ये डेल्टा फाई पॉजिटिव है, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इंड्यूस्ड करंट कोशिश करेगा कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो। तो अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके ऑपोजिट होंगी, वो उसको अपोज करेगा ताकि वो इंक्रीज ना हो। ठीक है। दूसरा, अगर इंड्यूस्ड फ्लक्स, अगर जो है फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डेल्टा फाई नेगेटिव है, फ्लक्स आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, सो दिस इज नाउ द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। इसी की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इसी की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो इंड्यूस्ड करंट कोशिश करेगा कि ये फ्लक्स डिक्रीज ना हो। तो अगर फ्लक्स इस तरफ है तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से भी जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी इसी तरफ होगा, वो इसको रीइंफोर्स करेगा। ये दो केसेस होते हैं। दूसरा, मोशन वाला केस, कि अगर फॉर एग्जांपल आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस केस में कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट क्या है? मैग्नेट का कॉइल की तरफ मूव करना। तो इंड्यूस्ड करंट कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि मैग्नेट का कॉइल की तरफ मूव करना, इसको वो अपोज कर सके। तो इस केस में कॉइल के मैग्नेटिक पोल्स इस तरह से डेवलप होते हैं कि वो उस अप्रोचिंग मैग्नेट को रिपेल करने की कोशिश करते हैं। या अगर हम मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर जा रहे हैं, तो इस केस में कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या है? मैग्नेट का कॉइल से दूर जाना। तो कॉइल के अंदर जो पोल्स डेवलप होंगे वो कुछ ना कुछ करके इस तरह से डेवलप होंगे कि वो मैग्नेट जो दूर जा रहा है उसको दूर जाने से रोका जा सके, अट्रैक्शन डेवलप हो पाए, कॉज को अपोज किया जा सके। ये सब कुछ कैसे कैसे होता है वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि लेंज़ेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? अगर आपके पास एक कॉइल है,
और आपके पास एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। अगर मैं इस कॉइल को, मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर जाऊंगा तो कॉइल में इस तरफ नॉर्थ पोल डेवलप होगा, इस तरफ साउथ पोल डेवलप होगा, ताकि कॉइल इस मैग्नेट को, इस अप्रोचिंग मैग्नेट को अपनी तरफ ना आने दे। क्यों ना आने दे? क्योंकि लेंज़ लॉ है कि कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ को अपोज किया जाना चाहिए। सो कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ यही है कि मैग्नेट आ रहा है तो मैग्नेट को रोकेगी। ठीक है, तो मुझे अगर इस मैग्नेट को मूव करते रहना है तो मुझे इस तरफ एक फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी। मैं फोर्स अगर नहीं लगाऊंगा तो रिपल्शन की वजह से मैग्नेट आगे नहीं जा पाएगा। तो मुझे इस फोर्स को मुसलसल लगाते रहना है, तब जाकर ये मैग्नेट इस तरफ मूव करेगा। सो इन ऑर्डर टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, आई हैव टू कीप पुशिंग इट टुवर्ड्स द कॉइल। इफ आई स्टॉप पुशिंग इट, द मैग्नेट विल स्टॉप मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, नॉर्मली तो न्यूटन का लॉ है ना कि आप किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करवा के छोड़ दें स्पेस में तो वो खुद ब खुद मूव करती है, आपको उसको मुसलसल पुश करते रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनलेस उसको कोई आगे से अपोजिंग फोर्स रोकने की कोशिश करे तो फिर आपको उसको पुश करना पड़ता है ताकि वो रुके ना। तो यहाँ पर अपोजिंग फोर्स है तो आपको मुसलसल एक फोर्स लगाते रहना पड़ेगी, इसको डिस्प्लेस करते रहने के लिए फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी कि आपको मुसलसल वर्क करते रहना पड़ेगा इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाने में। आपका ये जो वर्क है यही इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आउट ऑफ नोवेयर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती, एनर्जी क्रिएट नहीं होती। आप जो वर्क करते हैं इस कॉइल को, इस मैग्नेट को इस कॉइल के रिपल्शन के अगेंस्ट मूव करवाने में, वही वर्क कन्वर्ट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ में, इंड्यूस्ड करंट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर वर्ड्स में लिखी हुई है। सो दिस इज हाउ लेंज़ लॉ इज in accordance with the law of conservation of energy. अब यूज ऑफ लेंज़ लॉ क्या है? पहली चीज वही कि ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने के लिए है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए नहीं है। सो इंड्यूस्ड करंट कब कब प्रोड्यूस होगा? जब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो सोर्स है, कॉइल है या कंडक्टर है, वो किसी ना किसी एक्सटर्नल क्लोज्ड सर्किट से कनेक्टेड हो। सो क्लोज सर्किट होगा तभी करंट फ्लो करेगा। अगर क्लोज सर्किट नहीं है तो ईएमएफ तो होगी लेकिन करंट नहीं होगा। अगर क्लोज सर्किट ना हो, ओपन सर्किट हो आपके पास, तो फिर उस वक्त के उस केस में हम लेंज़ लॉ कैसे लगाते हैं? हम अज्यूम कर लेते हैं कि सर्किट क्लोज था, और अगर क्लोज्ड होता तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती, ये हम अज्यूम करके निकालते हैं, और फिर उस हिसाब से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं कि किस तरफ कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा। टेंशन नहीं लेनी, ये हम करके भी देखते हैं, आगे क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। हम बारी बारी सारे के सारे केसेस डिस्कस करते हैं। पहले कुछ बेसिक केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि एक मैग्नेट है, वो भी इस तरफ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, एक कॉइल है वो भी इस तरफ वेलोसिटी v से मूव कर रही है, दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो दोनों की वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। ना ये कॉइल और मैग्नेट करीब आ रहे हैं ना ही दूर जा रहे हैं। नो रिलेटिव मोशन, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इफ कॉइल इज एट रेस्ट, इसकी वेलोसिटी जीरो है, एंड द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट विद अ वेलोसिटी v, तो चाहे टुवर्ड्स आ रहा हो चाहे अवे जा रहा हो, दोनों केसेस में रिलेटिव मोशन कुछ ना कुछ है और ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस होगी, और अगर ये कॉइल को हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दें तो इसमें इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप होगा, और वो किस डायरेक्शन में डेवलप होगा ये हमें लेंज़ लॉ बताएगा। कैसे बताएगा? सपोज ये मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा था, तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ है मैग्नेट का कॉइल की तरफ आना। इसको रिपेल करने के चक्कर में कॉइल इस तरफ नॉर्थ पोल डेवलप करेगी और इस तरफ साउथ पोल डेवलप करेगी। ठीक है, हमें डायरेक्शन ऑफ पोल्स पता चल गई। अब हम राइट हैंड रूल लगाकर इस करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल लगाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ अपना थंब करेंगे और अपनी जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? लाइक दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ माई फिंगर्स। सो ऊपर से करंट इनटू द पेज जा रहा है तो ऊपर मैं क्रॉसेस लगा देता हूं, और नीचे से करंट बाहर आ रहा है तो इधर मैं डॉट्स लगा देता हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट यहां से बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, लाइक दिस, इस तरह से फ्लो कर रहा है करंट। अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे करंट कैसा फील होगा? क्लॉकवाइज फील होगा। और अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे करंट कैसा फील होगा? ऊपर से अंदर जा रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज फील होगा। सो मोस्ट ऑफन मैग्नेट वाली साइड से ही आपका ऑब्जर्वर होता है, और आपने मैग्नेट वाली साइड से बताना होता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेट वाली साइड से मैं देख रहा हूं नॉर्थ पोल मेरी तरफ है, और थंब मेरा किस तरफ रोटेट करेगा, मेरी फिंगर्स किस तरफ रोटेट करेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कहूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। हाँ, आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इस तरफ से देखकर बताओ क्या डायरेक्शन है, तो उस तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब ये चीज आपको बार बार ना करनी पड़े, इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इस तरह से रिमेंबर कर लें।
कि दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है। सो आपने यहां पर एक एरो लगा देना है, यहां पर एक एरो लगा देना है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, कि आप जब भी किसी कॉइल को नॉर्थ पोल वाली साइड से देखेंगे तो उसका करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर आप साउथ पोल को रिमेंबर करें तो इस तरह से आप रिमेंबर कर सकते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज, राइट, यूं। अगर आप किसी भी कॉइल को साउथ पोल वाली साइड से देखेंगे तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी। सो आपने पहला क्या करना है, लेंज़ेस लॉ से पोल्स डिसाइड कर लेने हैं। उसके बाद आपने नॉर्थ पोल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज लगा देना है, साउथ पोल होगा तो क्लॉकवाइज लगा देना है। और ये भी देखना है कहां से पूछा जा रहा है, नॉर्थ पोल वाली साइड से पूछा जा रहा है तो ये जवाब लगाएंगे, साउथ पोल वाली साइड से देखकर बताओ ये पूछा जा रहा है तो क्लॉकवाइज लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों शॉर्टकट यहां पर मैंने आपके लिए ड्रॉ भी कर दिए। नाउ व्हाट इफ the magnet is at rest and the coil is moving towards away from it, बल्कि उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर ये मैग्नेट अवे मूव करे तो तब क्या होगा। सो इफ द मैग्नेट इज मूविंग अवे तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ क्या है, मैग्नेट का अवे मूव करना। तो इस तरफ साउथ पोल डेवलप होगा ताकि इस मैग्नेट को दूर जाने से रोका जा सके, अट्रैक्शन डेवलप हो, और इस तरफ नॉर्थ पोल डेवलप होगा। सो नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ पर इस तरफ से मैं देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज करंट फील होगा, इस तरफ से मैं देखूंगा तो मुझे क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा। उस केस में उल्टा हो जाएगा। अगर अब क्या हुआ कि ये रेस्ट पर है और कॉइल इसकी तरफ मूव कर रही है, तो अगेन कॉइल का इसकी तरफ मूव करना इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। रिपल्शन के लिए इधर नॉर्थ और इधर साउथ डेवलप होगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा करंट और इधर क्लॉकवाइज डेवलप करंट होगा। यहां से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, उधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। एंड इफ द कॉइल इज मूविंग अवे देन इधर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए, एंड क्लॉकवाइज करंट हम लिखेंगे, और उस तरफ नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज करंट हम लिखेंगे अगर उधर से देखा जाए तो, डिपेंडिंग अपॉन कहां से आप ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट इफ बोथ कॉइल एंड द मैग्नेट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, इसकी भी वेलोसिटी इस तरफ v है, इसकी भी वेलोसिटी इस तरफ v है। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज v प्लस v, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो v प्लस v करते हैं। सो 2 टाइम्स द वेलोसिटी है। सो अगर सिर्फ एक रेस्ट पर होता, दूसरा मूव कर रहा होता, तब अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड इतनी होती, अगर दोनों उतनी ही वेलोसिटी से मूव करने लग जाएं तो नाउ द ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी ट्वाइस एज मच। अगर यहां पर 10 वोल्ट थी तो अब 20 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्योंकि आपने रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ा दी है, एंड अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड करंट भी पहले की निस्बत डबल हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इफ बोथ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये इस तरफ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ये इस तरफ वेलोसिटी v से, अगेन इनकी भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले केस में हम ऐड करके निकालते हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी इज 2 टाइम्स एज मच एज कंपेयर टू अगर एक रेस्ट पर और एक मूव कर रहा होता, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड करंट भी ट्वाइस एज मच होंगे एज कंपेयर टू इफ वन ऑफ देम वाज एट रेस्ट एंड द अदर वाज मूविंग अलोन। अब एक और बड़ा मशहूर सा केस होता है कि एक मैग्नेट को आप ड्रॉप कर रहे हैं एक मेटेलिक रिंग के ऊपर। सो इस केस में क्या होगा, मैग्नेट इस रिंग की तरफ अप्रोच कर रहा है, इस मैग्नेट का इस रिंग की तरफ अप्रोच करना इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। सो ये जो रिंग है या लूप है, ये इस मैग्नेट को रिपेल करने की कोशिश करेगी, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल जनरेट करेगी, नीचे की तरफ साउथ पोल जनरेट करेगी। तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट फील होगा लाइक दिस, अगर आप नीचे से देखेंगे इसको तो आपको क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा, ठीक है। अब चूंकि ये नीचे रखी हुई कॉइल इस गिरते हुए मैग्नेट को रिपेल कर रही है, सो अगर तो ये फ्रीली गिरता तो इसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो g के इक्वल होती, किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन g के इक्वल होती है, लेकिन इसके ऊपर नीचे से रिपल्सिव फोर्स लग रही है, इसके वेट को थोड़ा सा कैंसिल कर रही है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी लेसर देन g। ये एमसीक्यू आता है कि अगर नीचे कॉपर की कॉइल रख दें हम जो कि बिल्कुल क्लोज्ड हो, तो ऊपर जो गिरने वाला मैग्नेट होता है उसकी एक्सेलरेशन g से कम हो जाती है। अगर इस कॉपर कॉइल को हम काट दें, ठीक है, अब ये क्लोज्ड सर्किट नहीं है, अब जब ये मैग्नेट गिरेगा फ्लक्स चेंज होगा, इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगी लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि करंट के पास कोई रास्ता ही नहीं है कंप्लीट फ्लो करने के लिए। सो इसका ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ डेवलप कब होता है, जब करंट फ्लो करता है। करंट कैरिंग कॉइल जो है या करंट कैरिंग लूप वो मैग्नेट के तौर पर एक्ट करती है, अब इसमें करंट है ही नहीं, तो ये ना ऊपर नॉर्थ ना नीचे साउथ डेवलप करेगी, ना इसको रिपेल करेगी और ना ही इसकी एक्सेलरेशन को कम करेगी। सो ये जो मैग्नेट है ये जी की ही एक्सेलरेशन से गिरेगा। हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस हुई है उसकी पोलैरिटी बताओ, यानी कि ऑप्शन दिए होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव,
दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, कहाँ पे पॉजिटिव एंड होगा, कहाँ पे नेगेटिव एंड होगा। ईएमएफ इंड्यूस हुई है ना, तो बैटरी में ईएमएफ होती है, उसका भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड होता है। तो इसमें अगर ईएमएफ है तो इसका भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड होना चाहिए ना। तो वो कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। सो हम अज्यूम कर लेंगे, हमने पीछे कहा अगर सर्किट ओपन हो और ईएमएफ की पोलैरिटी पूछी जाए तो आपने अज्यूम कर लेना है कि एज इफ द सर्किट वाज क्लोज्ड, तो तब करंट किस तरफ बहता। तो अगर ये सर्किट क्लोज होता तो ऐसा करंट होता एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पर। ठीक है, करंट यहां से आता, इस तरफ जाता, यहां से वापस आता और इस तरफ जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहां पर क्या करते हैं कि करंट की डायरेक्शन के मुताबिक पोलैरिटी लगाते हैं। वो कहते हैं करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, करंट यूं बह रहा है, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, और वो सिलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को गलत। ऐसा नहीं करना, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसको बैटरी की तरह ट्रीट करना है। ठीक है ना, जिस तरह से बैटरी का वो वाला एंड जहां से करंट बैटरी को लीव करता है वो पॉजिटिव एंड होता है, और जिस एंड से करंट बैटरी के अंदर आता है वो नेगेटिव एंड होता है। उसी तरह से आपने इसको ट्रीट करना है, और आपने इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ना है, जिस तरह से बैटरी को जोड़ते हैं। तो अगर हम इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते तो इसके इस एंड से पॉजिटिव साइड से करंट लीव करता, तो ये एंड पॉजिटिव हुआ, और करंट एक्सटर्नल सर्किट से गुजरता हुआ इस एंड से वापस अंदर घुसता, और ये एंड नेगेटिव होता। सो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी लेंज़ लॉ को यूज करके इस तरह से फाइंड की जाती है। एक और क्वेश्चन है, ये भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन है कि एक मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है इतना, जिसमें क्रॉसेस लगे हुए हैं, इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और हम ऊपर से एक लूप को ड्रॉप कर रहे हैं। वो पहले हवा में है, फिर एंटर होती है मैग्नेटिक फील्ड में, फिर मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती है, फिर लीव करती है मैग्नेटिक फील्ड को। और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से हर एक पॉइंट पर, ये 5 पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या है। तो जब फ्लक्स चेंज नहीं होता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होती, इंड्यूस्ड करंट नहीं होता। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, यहाँ पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, लेकिन पूरी की पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जितनी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसमें से गुजर सकती थी वो गुजर रही हैं। अब इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हुए इधर इधर ऊपर नीचे मूव करवाते रहें तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होगी। सो यहाँ पर इस पॉइंट पर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड 0 है। हाँ, जब ये मैग्नेटिक फील्ड को लीव करेगी तो फ्लक्स कम होगा, तब चेंज आएगा, तब ईएमएफ इंड्यूस होगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी तब फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इन 2 पॉइंट्स पर हमें लेंज़ लॉ लगाने की जरूरत है। अब वो कैसे लगाएंगे हम देखते हैं। जब ये कॉइल एंटर हो रही है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इंक्रीज होती जा रही हैं। तो हमने पीछे पढ़ा लेंज़ लॉ के मुताबिक कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ को अपोज करना है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमने इसको अपोज करना है, इंक्रीज नहीं होने देना। फ्लक्स इनटू द पेज है तो इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चाहिए कि उसकी वजह से पैदा होने वाला फ्लक्स आउट ऑफ द पेज हो। ठीक है, सो इंड्यूस्ड फ्लक्स जो होगा उसके मैं डॉट्स ड्रॉ करूंगा, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो आउट ऑफ द पेज होगा। सो इसका मतलब है कि इस कॉइल में जब करंट प्रोड्यूस होगा और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपनी, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यहां से निकलेंगी और बाहर घूमकर वापस आएंगे। ठीक है, एक सिंगल लूप का इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और घूमकर वापस पीछे से बैक अंदर आते हैं। तो जिस रीजन से निकल रही होती हैं वो रीजन हम नॉर्थ पोल कह देते हैं, जहां पे जा रही होती हैं बैक वो हम उसको साउथ पोल कह देते हैं। सो इसके इस फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर की तरफ ताकि उस ये जो येलो एरोज हैं इनको अपोज किया जा सके। ठीक है, सो यहाँ से बाहर निकलेंगी तो ये वाला फेस इसका नॉर्थ पोल होगा, और इसके दूसरी तरफ वाला फेस अगर मैं इसी इनटू द पेज चला जाऊं और पीछे वाली साइड से देखूं वो वाला फेस साउथ पोल होगा। ठीक है, हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया। अब इन फेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होनी चाहिए, राइट हैंड रूल लगाएंगे, जिस तरफ नॉर्थ पोल है उस तरफ थंब करेंगे एंड द कर्लिंग फिंगर्स विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहां से नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लगा देंगे, ये होगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब व्हाट इफ द कॉइल लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या होगा। अब प्राइमरी फ्लक्स जो है वो इनटू द पेज है और वो डिक्रीज हो रहा है। लेंज़ लॉ क्या कहता है कि इसको डिक्रीज नहीं होने देना, इसको रीइंफोर्स करना है। सो प्राइमरी फ्लक्स भी इनटू द पेज है तो इंड्यूस्ड करंट भी ऐसी डायरेक्शन में एस्टेब्लिश होगा कि उसकी वजह से जो पैदा होने वाला फ्लक्स है वो भी इनटू द पेज हो, ताकि इस ओरिजिनल जो प्राइमरी फ्लक्स है, येलो एरोज जो है, इनको
रीइंफोर्स किया जा सके, डिक्रीज ना होने दिया जाए। तो इंड्यूस्ड फ्लक्स जो होगा वो उसके भी मैं क्रॉसेस ड्रॉ करूंगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर हो रही है और दूसरी साइड से निकल के फिर बाहर आएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, ये साउथ पोल होगा। दूसरी साइड से अगर मैं इनटू द पेज जाकर देखूं तो वहां पे नॉर्थ पोल होगा। ठीक हो गया। सो ये साउथ पोल है, साउथ पोल में क्लॉकवाइज करंट होता है। सो मैं क्लॉकवाइज की डायरेक्शन यहाँ पे लगा दूंगा। सो व्हेन द कॉइल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इट हैज एंटी क्लॉकवाइज, व्हेन द कॉइल लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड इट हैज क्लॉकवाइज करंट। ठीक है। कुछ बच्चे इसको रट्टा मार लेते हैं, रट्टा नहीं मारना। हो सकता है वो आपको ये येलो क्रॉसेस की बजाय येलो डॉट्स दे दे तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो आपने दिमाग लड़ा के अकल से काम लेना है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में अप्लाई करके फिर फाइंड करनी है डायरेक्शन। ठीक है। लेंज़ लॉ को इस तरह से आपने अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन है, आपको इस तरह का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में देखने को मिला होगा कि एक सर्किट है, बैटरी है, स्विच है, एक बाहर प्राइमरी कॉइल है जो इस सर्किट के साथ जुड़ी हुई है, उसके अंदर एक सेकेंडरी कॉइल बिल्कुल आइसोलेटेड सी पड़ी हुई है, उसका इस बैटरी से कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस प्राइमरी कॉइल के अंदर है तो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल में लिंक जरूर होगा। ठीक है। सो जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो ये डीसी करंट है, डीसी करंट स्विच क्लोज होने पर फौरन बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो रीजन है यहां से यहां तक का, जहां तक ये डीसी करंट इंक्रीज हुआ है, इस रीजन में फ्लक्स इंक्रीज होगा। करंट बढ़ा रहे हैं ना, कॉइल का करंट बढ़ा रहे हैं तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सो कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पास करेंगी और इंक्रीजिंगली बढ़ती जाएंगी। ठीक है। सो फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा और किस डायरेक्शन में होगा वो हम देख लेते हैं। पॉजिटिव साइड से करंट आ रहा है, यहां से क्लॉकवाइज करंट होगा प्राइमरी कॉइल में एंड देन बैक इनटू द नेगेटिव एंड। ठीक है। सो क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल डेवलप होगा इस तरफ और दूसरी तरफ से नॉर्थ पोल डेवलप होगा। यानी कि अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं, कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस तरफ मेरी फिंगर्स जा रही हैं, यानी कि क्रॉसेस में यहां पर ड्रॉ करूंगा साउथ पोल के लिए। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है प्राइमरी कॉइल के और दूसरी तरफ से निकल रही है, दूसरी तरफ इसका नॉर्थ पोल होगा। दिस इज हाउ द फ्लक्स विल बी जनरेटेड। और ये इंक्रीजिंग फ्लक्स है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। और लेंज़ लॉ क्या कह रहा है कि इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट ऐसा डेवलप होना चाहिए जो इसको अपोज करे। सो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो पैदा होना चाहिए फ्लक्स, वो उसके डॉट्स प्रोड्यूस होने चाहिए लाइक दिस। यानी कि सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द पेज आएंगी और यूं स्प्रेड होकर पीछे से फिर बैक इनटू द कॉइल जाएंगी लाइक दिस। अगर हम साइड से देखेंगे तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेंगी, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा एंड बैक इनटू द लूप, ये वाला एंड इसका साउथ पोल बन जाएगा। सो यहां से बाहर आ रही है तो ये वाला फेस इसका नॉर्थ पोल है और अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। तो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। प्राइमरी कॉइल का क्लॉकवाइज है, सेकेंडरी का उसकी ऑपोजिट होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये स्विच क्लोज था, आपने इसको वापस जब खोला तो अगेन ये करंट फौरन डिक्रीज होकर जीरो होता है। तो जिस रीजन में ये जो पोर्शन है जिसमें करंट डिक्रीज हो रहा है, इसमें फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होता है। सो इफ द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इंड्यूस्ड फ्लक्स हैज टू रीइंफोर्स इट लेंज़ लॉ के मुताबिक। सो यहाँ पर ब्लू जो डॉट्स हैं इसकी जगह क्रॉसेस आ जाएंगे और सेकेंडरी कॉइल में भी फिर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। ठीक हो गया। इसको भी बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि अगर बाहर वाली कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट है और स्विच क्लोज किया है तो अंदर वाली में उसका ऑपोजिट होगा, स्विच ओपन किया है दोनों में सेम होगा। ठीक है, रट्टा मार लें, बट आई वोंट सजेस्ट इट। अच्छी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट ओरिजिनल आना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है अंडर द हुड। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी काफी मशहूर क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि आपको बैटरी दी गई, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है और इसमें यहां से करंट फ्लो हो रहा है एंड करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस और यहां से वापस आ गया बैक इनटू द नेगेटिव एंड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ही मैं ये स्विच क्लोज करूंगा तो इस ऊपर एक रिंग सी पड़ी हुई है, इसको क्या होगा? सो आंसर इसका होता है बेसिकली कि जैसे ही स्विच आप क्लोज करेंगे तो ये रिंग जंप करेगी। बच्चे इसको रट्टा मार लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि रिंग जंप क्यों करती है। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पर इस कॉइल, नीचे वाली जो कॉइल है, इस पर राइट हैंड रूल लगाएं तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स और नीचे की तरफ इसका नॉर्थ पोल बन रहा है, ऊपर की तरफ इसका साउथ पोल बन रहा है। जैसे ही मैं ये स्विच क्लोज करता हूं तो अगेन डीसी करंट थोड़ा सा राइज करता है फिर कांस्टेंट हो जाता है, तो फ्लक्स इंक्रीज होता है। ऊपर इस कॉइल में भी फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये कॉइल इस लूप को रिपेल करने की कोशिश करेगी। तो इस कॉइल में भी नीचे साउथ पोल डेवलप होता है इसको रिपेल करने के लिए और ऊपर नॉर्थ पोल डेवलप होता है। तो जैसे ही मैं स्विच क्लोज करता हूं, थोड़ी सी देर के लिए, इतनी देर के लिए, जब तक ये करंट बढ़ रहा है, इतनी थोड़ी सी मिली सेकंड्स का टाइम होता है, इतनी देर के लिए ये कॉइल भी
अपना साउथ पोल और नॉर्थ पोल डेवलप कर लेती है, और चूंकि रिपल्शन है हल्की सी जंप करेगी, फिर करंट स्टडी हो जाएगा, ये लूप के नॉर्थ साउथ पोल खत्म हो जाएंगे, ये वापस अपनी जगह पर फिर बैठ जाती है। ठीक हो गया, ये एक क्वेश्चन होता है जो आपको आना चाहिए। इसमें भी लेंज़ लॉ है कि कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ से दूर जाना है आपने। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये अगर दूर जाएगी तो इसका इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने की एक कोशिश है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इफ द वायर PQ, ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट I है, इट कैरीज अ स्टडी करंट। स्टडी करंट क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। सो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट फ्लक्स है। इसके साथ अगर आप लूप रखेंगे तो इसका फ्लक्स जो उसमें लिंक हो रहा है वो भी कांस्टेंट फ्लक्स है, चेंजिंग फ्लक्स नहीं है। सो देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। हाँ, अगर फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता तब आप लेंज़ लॉ लगाते। सपोज ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, आप राइट हैंड रूल लगाएं इस तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट में, और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्लिंग फिंगर्स टेल यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड फ्लक्स। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ करंट है तो मैं ऊपर की तरफ थंब रखूंगा और इस तरह से मेरी फिंगर्स कर्ल करेंगी तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इस केस में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी और नीचे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी। और अगर ये इंक्रीजिंग करंट है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इस लूप में ऐसा करंट एस्टैब्लिश होना चाहिए जो इसको अपोज करे। ठीक है ना, तो इसके इस तरफ डॉट्स हैं, ये डॉट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इधर से ये क्रॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो इसको अपोज करने के लिए इस लूप में क्रॉसेस एस्टैब्लिश होंगे इस साइड पर ताकि इस फ्लक्स को अपोज किया जा सके। और ये साउथ पोल है तो क्रॉसेस के लिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा होता तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा होता, तो फिर यहाँ पर क्रॉसेस की बजाय डॉट्स ड्रॉ करता और क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज करंट होता। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि स्टेडी करंट है सो देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो फिर आपने अकॉर्डिंगली लेंज़ लॉ लगाना है। अब इसमें आपका भी थोड़ा सा काम होना चाहिए, थोड़ा सी आप प्रैक्टिस करें कि अगर ये वायर PQ इस तरफ करंट जाने की बजाय उस तरफ करंट लेकर जा रही होती, तब अगर करंट स्टेडी होता, चेंज इन करंट 0 होता, तब क्या होता, और अगर करंट इंक्रीजिंग होता तब क्या होता, करंट डिक्रीजिंग होता तब क्या होता। तो ये आपने ड्रॉ करना है इसी तरह से एक प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको लेंज़ लॉ अप्लाई करना आ जाए। लास्ट जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, दैट इज ट्रांसफार्मर। छोटा सा टॉपिक है, आसान है, इतना कुछ मुश्किल इसमें नहीं है, 2-4 थोड़े से ट्रिकी से पॉइंट्स हैं, बाकी सारा कुछ इसमें बेसिक सा है। आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें शामिल हैं वो पता होना चाहिए। डिस्क्राइब हाउ स्टेप अप ट्रांसफार्मर and step down transformer can be used to ensure efficient transfer of electricity along the cables। ठीक है, तो जिसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की बिल्ड, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। आपके सामने एक जनरल सी बेसिक सी ट्रांसफार्मर की शक्ल सी बनी हुई है। इसमें होता क्या है, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, दोनों सेम आयरन कोर के ऊपर वाउंड है। ठीक है, ये आयरन कोर इंसुलेटेड होती है। इस ये जो वायर्स हैं इनका इस कोर के साथ कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने प्राइमरी सर्किट में करंट दिया और उसका करंट यहाँ से लीक होकर कॉइल के थ्रू सेकेंडरी कॉइल में चला गया, नहीं। सो दीज टू कॉइल्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। मैग्नेटिकल लिंक्ड क्या मतलब है कि इसमें जो फ्लक्स होगा वो चेंजिंग फ्लक्स उसमें भी लिंक्ड होगा। इसमें हमने ऑल्टरनेटिंग करंट दिया है, चेंजिंग फ्लक्स उसमें भी चेंजिंग फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होता इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उसमें भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो इसका करंट उसमें इंड्यूस होता है मैग्नेटिक लिंकेज की वजह से, इलेक्ट्रिकल लिंकेज की वजह से, जहां के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर उधर नहीं जाते। ठीक है, सो प्राइमरी कॉइल जो है ये प्राइमरी सर्किट का हिस्सा है, सेकेंडरी कॉइल आउटपुट देती है और वो सेकेंडरी सर्किट में हिस्सा लेती है, उससे आप आगे कोई ना कोई अप्लायंस चला सकते हैं। आप देखें प्राइमरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स है। इसका उल्टा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन के स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन। सो नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट रखने का क्या मकसद है, नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट रख के आप वोल्टेज को या तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का काम ही यही है कि इनपुट में जो वोल्टेज दें आउटपुट में कोई डिफरेंट मिले, या इनपुट में जो करंट दें आउटपुट में कोई डिफरेंट मिले। ठीक है, तो करंट या वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट में जो करंट है उसको IP और वोल्टेज को VP कहते हैं। प्राइमरी कॉइल के जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी NP कहते हैं। एंड द सेम टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड
with the subscript S for secondary turns. IS, VS is the voltage and NS is the number of turns. ठीक है, so transformer क्या है? The device which is used to change voltage or current or both. इसमें प्राइमरी सर्किट होता है जिसमें प्राइमरी कॉइल होती है ये वाली, सेकेंडरी सर्किट जो कि आउटपुट के लिए है उसमें सेकेंडरी कॉइल है। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के डिफरेंट हैं, दोनों में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक लिंकेज है जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ईएमएफ इंड्यूस होती है। सो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर? इट इज म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि इसकी पावर को उसकी पावर में लिंक करती है, ठीक है ना। मोशन तो कुछ नहीं है, मूविंग पार्ट्स नहीं है, इसकी ईएमएफ फिर भी उसमें जा रही है, इसका फ्लक्स फिर भी उसमें जा रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। टर्न्स रेशो, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इज कॉल्ड टर्न्स रेशो। NS over NP is the turns ratio conventionally, not NP over NS। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि NP over NS है या NS over NP है तो आपने इसको लेना है, ठीक है। आपको कहा जाए कि टर्न्स रेशो इज 6 to 11, तो मतलब है वो NS over NP बता रहा है। अगर आपको कहा जाए कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स NP over NS इज 6 to 11 तो फिर आपने यही समझनी है, ठीक है। तो ये बात याद रखें, यहाँ पर काफी गलती होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन है टर्न्स रेशियो की, दैट इज NS over NP, नॉट NP over NS। ट्रांसफार्मर रूल 1 वो ये है कि NS over NP is equal to VS over VP, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन द सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन द प्राइमरी। इसको यूज करके आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। दूसरा जो ट्रांसफार्मर रूल है वो है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी divided by number of turns in the primary is equal to current in the primary divided by current in the secondary। अब इसमें उसमें फर्क क्या है कि इसमें NS over NP is equal to VS over VP, दोनों के सेकेंडरी वाले टर्म्स ऊपर हैं। इसमें NS over NP is equal to IP over IS। करंट की जो रेशो है वो उलट गई है। अगर हम इनको आपस में तीनों को रिलेट करके देखें तो NS over NP is equal to VS over VP is equal to IP over IS। अब इसी से ये वाला ट्रांसफार्मर रूल भी बन गया, ये VS over VP is equal to IP over IS। तो आप ये ट्रांसफार्मर रूल 3 कह सकते हैं इसको कि VS over VP is equal to IP over IS। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो VS IS IP VP आ जाता है। आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। सो सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी की पावर आ जाएगी, प्राइमरी की वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइमरी की पावर आ जाएगी। दिस इज द ट्रांसफार्मर रूल 3 कि सेकेंडरी की जो वोल्टेज है, सेकेंडरी की जो पावर है आउटपुट, दैट इज इक्वल टू द प्राइमरी पावर इनपुट। अगर आपने 100 वाट का इनपुट दिया है तो आपको 100 वाट का ही आउटपुट मिलेगा। ठीक हो गया। अब इसको एक और तरीके से रीअरेंज किया है हमने। इसी इक्वेशन को सेकेंडरी करंट को एक साइड पर रखें, बाकी सारा अलग ले जाएं। तो अगर हम प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट को कांस्टेंट रखें तो सेकेंडरी वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंडरी करंट, यानी कि अगर सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा है तो सेकेंडरी का करंट कम होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी वोल्टेज एक ट्रांसफार्मर में 20 वोल्ट्स थी और हमने ट्रांसफार्मर की नंबर ऑफ टर्न से कुछ छेड़छाड़ की और अब सेकेंडरी में 20 वोल्ट की बजाय 40 वोल्ट आ रहा है आउटपुट। तो आप बताएं, पहले अगर प्राइमरी सेकेंडरी का करंट 1 एम्पियर था तो अब जब हमने सेकेंडरी की वोल्टेज चेंज कर दी तो करंट कैसे चेंज होगा। और बच्चे ये समझते हैं कि ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V ओवर R। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखें तो करंट और वोल्टेज तो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर वोल्टेज सेकेंडरी की 20 से 40 कर दी है तो करंट भी 1 से 2 एम्पियर हो जाना चाहिए। ऑप्शन में 2 एम्पियर होता है, वो लगाते हैं, गलत हो जाता है। सो यहाँ पर आपने ओहम्स लॉ नहीं लगाना। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। दोनों कॉइल्स आपस में लिंक नहीं है, सिंगल सर्किट नहीं है, ये डिफरेंट सर्किट है। आपने दोनों की पावर्स को इक्वेट करना है। सो पावर्स दोनों की इक्वेट होंगी, उस हिसाब से ये रिलेशन आपके पास आएगा कि अगर सेकेंडरी की वोल्टेज बढ़ी तो उसका करंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने IS और VS का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रखना है। ठीक है। तो अगर आपने V को बढ़ाया है तो I को कम होना पड़ेगा ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रह पाए। तो ये MCQ जब आता है तो उसमें आपने ओहम्स लॉ नहीं लगाना। ये बच्चे गलती करते हैं, आप लोग शायद कुछ नहीं भी करते होंगे, बट देयर आर सम
पीपल जो ये गलती से एमसीक्यू गलत कर चुके हैं। सो इससे थोड़ा सा होशियार रहना है, कहीं आप भी ये गलती ना कर बैठें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू पॉइंट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर्स के हवाले से अबाउट ट्रांसफार्मर। पहली चीज़, टर्न्स रेशो इंक्रीज डिक्रीज करने से पावर ट्रांसफार्मर की इफेक्ट नहीं होती। टर्न्स रेशो इंक्रीज डिक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी भी इफेक्ट नहीं होती। आप प्राइमरी वोल्टेज में अगर 50 हर्ट्ज का एसी दे रहे हैं, आपको आउटपुट भी 50 का मिलेगा। अगर आप प्राइमरी वोल्टेज में 100 वाट का इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट भी 100 वाट का ही मिलेगा। नो मैटर व्हाट आप टर्न्स रेशो ऊपर नीचे करें, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस 0 होता है। प्राइमरी में जो पावर थी सेकेंडरी में वही निकली, तो बीच में कोई लॉस नहीं हुआ आइडियल केस में। रियल में ऐसा नहीं होता। आइडियल ट्रांसफार्मर सिर्फ करंट और वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता घटाता नहीं है, ठीक है ना। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला एसी देंगे, आपको मिलेगा भी 50 हर्ट्ज का। हाँ, उसकी वोल्टेज प्राइमरी से डिफरेंट हो सकती है, उसका करंट प्राइमरी से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हर्ट्ज में कोई फर्क नहीं होगा। जितने भी हमने पीछे जो पढ़े हैं रूल्स, वो सारे के सारे आइडियल ट्रांसफार्मर्स के लिए हैं, रियल के लिए नहीं है। सो सेकेंडरी की वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्न्स रेशो, यानी कि NS ओवर NP के। एंड सेकेंडरी का जो करंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टर्न्स रेशो, यानी कि NS ओवर NP, NP ओवर NS। इट इज प्रोपोर्शनल टू NP ओवर NS, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NS ओवर NP। ट्रांसफार्मर डीसी पर काम कभी नहीं करता, क्योंकि इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टाइप है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, और उसके लिए करंट का चेंज होना जरूरी है। डीसी करंट चेंज नहीं होता, सो डीसी करंट पर ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं हो सकता। वो अलग बात कि अब टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, डीसी ट्रांसफार्मर्स भी बनाए जा चुके हैं, बट हमारी चूंकि बुक्स अभी भी 1990 की हैं, तो इसमें यही आपका रूल है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता। हालांकि एक्चुअल में रियलिटी में अच्छे खासे ट्रांसफार्मर्स डीसी ट्रांसफार्मर्स बन चुके हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है। बट आपको एमसीक्यू आए तो आपने लिखना है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता, उसको एसी ही चाहिए। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो करते हैं। द टर्न्स रेशो इज 50 फॉर अ ट्रांसफार्मर, यानी कि NS ओवर NP इज 50 to 1, ठीक है। इनपुट करंट जो है IP 20 एम्पियर्स है, एंड वोल्टेज इनपुट वाली यानी कि VP इज 220 वोल्ट्स। व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि VS फाइंड करनी है, एंड करंट यानी कि IS भी फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास टर्न्स रेशो है, आपके पास IP और VP है, ठीक है, लेकिन आपके पास VS और IS नहीं है। अब आपने क्या करना है? आपने पहले इन दोनों में से एक फाइंड कर लेना है, फिर दूसरा आप फाइंड कर सकते हैं। सो NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। सेकेंडरी की वोल्टेज फाइंड करें, VS विल बी इक्वल टू NS ओवर NP। ये VP उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय VP। सो सेकेंडरी की वोल्टेज इज इक्वल टू टर्न्स रेशो विच इज 50 ओवर 1 मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी की वोल्टेज विच इज 220 वोल्ट्स। इसका जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। अगेन अब आपके पास सेकेंडरी की वोल्टेज आ गई, सेकेंडरी का करंट फाइंड करना है। सो VP IP इज इक्वल टू VS IS, प्राइमरी की वोल्टेज 220 मल्टीप्लाइड बाय प्राइमरी का करंट विच इज 20, सेकेंडरी की वोल्टेज विच इज 220 टाइम्स 50, 220 टाइम्स 50, ये सेकेंडरी की वोल्टेज हो गई। सेकेंडरी का करंट आपने फाइंड करना है, ठीक है। 220 से आप 220 कैंसिल कर दें, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दें, ये बाकी क्या बचा 2/5। दिस विल बी द सेकेंडरी करंट 2/5 एम्पियर्स। आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें, ऑप्शन में अगर डेसिमल में हो तो यू कैन डिवाइड इट, थोड़ा सा डिवाइड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी की वोल्टेज क्या होगी 220/50। ये भी अगर इस टर्म्स में दिया गया तो ठीक है, वरना ये कुछ 14,400 तकरीबन बनेगी, आप उस तरह से लिख सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि इसका पूरा फॉर्मेट क्या है, किस तरह से सॉल्व करना है। 2 स्टेप आपका क्वेश्चन है, 2 दफा सॉल्व करने से होता है। कभी कभार सिंगल स्टेप क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको, 2000 इजी वंस। अब एक जो कंपैरिजन आपके लिए जरूरी है दैट इज अबाउट ट्रांसफार्मर की टाइप्स। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो सकता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो सकता है। क्या फर्क है दोनों में? नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके हम इनपुट आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं। सो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, प्राइमरी में देखें कम है। तो अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी तो NS ओवर NP का जो रेशो होगा
वो ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि NS ज्यादा है, NP कम है। सो NS ओवर NP का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। सो फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ऐसा क्यों करते हैं? इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपको सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिलती है वो प्राइमरी की वोल्टेज से ज्यादा मिलती है। आपने अगर 100 वोल्ट दिया, आगे हो सकता है 1000 मिले। आपने 12 दिया, आगे 24 मिल सकता है। ठीक है, इसलिए इसको स्टेप अप कहते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ाता है, और जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट रेसिप्रोकली कम होगा। सो सेकेंडरी में जो करंट मिलता है वो प्राइमरी के करंट से कम मिलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और पावर सेकेंडरी और प्राइमरी की बराबर रहती है, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बरक्स ऑपोजिट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में कम टर्न्स है, देखें, प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। टर्न्स रेशियो NS ओवर NP लेसर देन 1 होगी, उसके ऑपोजिट। सेकेंडरी में वोल्टेज प्राइमरी की वोल्टेज से कम होगी, उसके ऑपोजिट। सेकेंडरी का करंट प्राइमरी के करंट से ज्यादा होगा, अगेन उसके ऑपोजिट। और फ्रीक्वेंसी और पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो आप जितनी प्राइमरी में फ्रीक्वेंसी देंगे आउटपुट में उतनी मिलेगी, या प्राइमरी में जो पावर देंगे आउटपुट में उतनी मिलेगी फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब एक और चीज है, इसको पढ़ने से पहले हमने पीछे अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज होते हैं, हाउ आर दे यूज फॉर एफिशिएंट पावर ट्रांसफर। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस जगह पर बिजली बन रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हाउस, EPH में लिख रहा हूँ, ये जगह आमतौर पर उस जगह से बहुत दूर होती है जहां पे बिजली यूज होनी है। ठीक है, आपने अपने शहर में सेंटर में तो ग्रिड स्टेशन कभी नहीं देखा ना, ग्रिड स्टेशन काफी दूर होता है। वो बेसिकली ग्रिड स्टेशन है, डैम कितने दूर होते हैं, जहाँ पे कहाँ पे दरिया मिलेगा वहां पे बिजली प्रोड्यूस हो रही है, या जहाँ पे ज्यादा हवाएं चल रही है पहाड़ी इलाकों में या लंबे मैदानों में, वहां पे विंड मिल लगी हुई है, तो उस जगह पर यूज नहीं हो रही। वहां से जहां पर यूज हो रही है वहां तक पहुंचाने के लिए दिस इज द कंज्यूमर स्टेशन, जहां पे यूज होनी है, बिकनी है, जहां पे ये जो रास्ता है ये काफी लंबा होता है। ठीक है, अच्छी खासी लंबी, मीलों लंबी, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लंबी वायर्स लगानी पड़ती हैं, और चूंकि इतनी लेंथ बढ़ जाती है वायर की तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाती है। और हमने पढ़ा है कि हीट प्रोडक्शन इज इक्वल टू I² RT। द ग्रेटर द रेजिस्टेंस द ग्रेटर द हीट लॉस ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है ना, तो अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि वायर छोटी कर दो, वो छोटी की जा सकती, डिस्टेंस तो कम नहीं किया जा सकता ना, वो जहां पे है वो जहां पे है वैसा ही रहेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये करंट कम कर दो। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी लंबी सी वायर में करंट बहुत कम रखें तो कम एनर्जी लॉस होगा। इस करंट को कम करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जो वोल्टेज को तो बहुत बढ़ा देता है लेकिन करंट को कम कर देता है। सो इस बिजली प्रोडक्शन हाउस में जब आउटपुट बिजली जाएगी वायर्स में, बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा जो बहुत ही लो करंट कर देगा। सो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करने का मकसद वोल्टेज को बढ़ाना नहीं है, इसका मकसद बेसिकली करंट को कम करना है, ताकि पावर लॉस ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस टू कंज्यूमर हाउस कम किया जा सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज दे दी, बहुत लो करंट कर दिया, अब मिनिमम पावर लॉस से बिजली यहाँ पर पहुंच गई। अब यहाँ पर जब बिजली पहुंची है तो करंट तो लो है, लेकिन उसकी जो वोल्टेज है वो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स है, किलो वोल्ट्स में है। ठीक है, कभी कभार मेगा वोल्ट्स में भी होती है। इतनी हाई वोल्टेज जब आप अपने घर में लगे हुए एसी को देंगे, उसकी कुछ नहीं, हालत नहीं बचनी। इतनी हाई वोल्टेज पर रेगुलर होम अप्लायंसेस चलाई नहीं जा सकती, तो हमें वोल्टेज कम करनी पड़ेगी। इधर लगा हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मकसद बेसिकली करंट को बढ़ाना नहीं है, वोल्टेज को कम करना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मकसद वोल्टेज को बढ़ाना नहीं था, करंट को कम करना था। वोल्टेज खुद ब खुद रेसिप्रोकली बढ़ गई। तो यहाँ पर हमने करंट को कम करने के चक्कर में वोल्टेज बढ़ा ली। अब यहाँ पर फिर हम वोल्टेज कम करेंगे, करंट थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसको टॉलरेबल बनाएंगे अपनी रेगुलर होम अप्लायंसेस के लिए, ताकि यूज किया जा सके। ठीक है, सो दिस इज द कहाँ पर दिस इज द यूज केस कि कहाँ स्टेप अप यूज होता है, कहाँ स्टेप डाउन यूज होता है। सो step up transformer is used to increase voltage and reduce current in order to reduce power loss during transmission, और पावर स्टेशन पर यूज होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम करता है, करंट बढ़ा देता है, ताकि वो वापस हाउस होल्ड की सर्किट में जा सके और यूज किया जा सके। ये कंज्यूमिंग एरियाज में, शहरों के शुरू में लगाया जाता है, जहां पर बिजली ग्रिड स्टेशन से, प्रोडक्शन हाउस से आ रही है, ताकि आगे घरों को दी जा सके। ठीक हो गया। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द लास्ट टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। हमने पढ़ा रियल ट्रांसफार्मर में
आउटपुट और इनपुट की पावर बराबर होती है, सो उसकी एफिशिएंसी 100% होती है अगर आइडियल ट्रांसफार्मर में। अगर रियल ट्रांसफार्मर होगा तो उसकी आउटपुट की जो पावर होगी वो कम होगी, इनपुट की पावर ज्यादा होगी, कुछ ना कुछ बीच में लूज होगी ना। इनपुट आपने 100 वाट दिया, 20 वाट खत्म हो गया, आउटपुट में 80 वाट मिला, तो एफिशिएंसी 80% हुई, क्योंकि 20% लॉस हो गया, 80% आपके पास आगे बच गया। तो आपने 80 को 100 पर डिवाइड किया, आपके पास 0.8 आया, तो ये एफिशिएंसी डेसिमल में 0.8 लिखेंगे, सेकेंडरी की पावर को प्राइमरी की पावर पर डिवाइड करके। अगर परसेंटेज में करना है तो 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80% आ जाएगा, यानी कि सेकेंडरी की पावर डिवाइडेड बाय प्राइमरी की पावर टाइम्स 100, दिस इज द परसेंटेज एफिशिएंसी। और क्वेश्चन आता है कि एक रियल ट्रांसफार्मर की ऑन एवरेज क्या एफिशिएंसी होती है, सो वो तकरीबन 80% ही होती है, ठीक है। इससे पहले अगर आपने एफएससी में कारनॉट इंजन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि डीजल इंजन की 35-40% एफिशिएंसी होती है, पेट्रोल इंजन की थोड़ी सी ज़्यादा 40-50% तक होती है। और ये कारनॉट इंजन है, यानी कि आइडियल इंजन है, यानी कि रियल केसेस में विदाउट एनी पावर लॉस आप जो मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी इंजन में अज्यूम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वो 50 से ज़्यादा नहीं है, बाकी 50% लूज होना ही होना है, इवन इन आइडियल केसेस। सो रियल में तो उससे भी कम होगा, जबकि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इतनी हाई है 80%। जितनी भी मशीन्स हैं, बहुत मशीन रियल लाइफ में यूज होती हैं, 50% 60% एफिशिएंसी होती है, ट्रांसफार्मर की इतनी हाई क्यों है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हाई। सो इसका आंसर ये होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो कि दोनों को एक ही जगह पर रखे रखे काम करती है, ये सिस्टम होता है। जबकि इंजन में इतने मूविंग पार्ट्स हैं, तो मोशन जब होती है तो काइनेटिक जहां पर पार्ट्स होंगे तो वहां पर वाइब्रेशन लॉस होगा, फ्रिक्शन वाला लॉस होगा, हीट लॉस होगा, तो इसलिए उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है जिस मशीन में मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसमें जो कि मूविंग पार्ट्स ही नहीं है, तो इसकी एफिशिएंसी रियल केस में भी अच्छी खासी हाई है। दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू जो कभी कभार आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर में पढ़ाई हैं, दोज आर ऑल इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते। एंड एनीथिंग दैट विल बी बियॉन्ड द लेक्चर, वो अगर आप अभी करेंगे लास्ट वीक्स में रिवीजन के लिए, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। अगर आपके पास टाइम बचता है आफ्टर हैविंग अ कंप्लीट ग्रास्प ऑन वट एवर आई हैव टॉट इन दिस होल लेक्चर, फिर उनको करें, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम दैट पीएमडीसी कैन गो, इससे ऊपर नहीं दे सकते वो। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।